अंतरालीय लैंगिक कोशिकाओं का कार्य होता है नर हार्मोन। कौन सा हार्मोन? नर हार्मोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन कह दो या टेस्टोस्टेरोन कह दो, ठीक है। तो इस एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है नर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को क्या करना? प्रकट करना, ठीक है। तो नर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? एंड्रोजन हार्मोन सहायक होता है। और नर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते क्या है कि नर के, या यूं कह सकते हैं पुरुषों की आवाज का भारी होना, शरीर पर दाढ़ी मूंछ का आना, ये कौन से लक्षण है? नर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है, जो कौन से हार्मोन की वजह से होते हैं? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वर्षम की संरचना के अंदर मेनली अपने को क्या क्या याद रखना है कि वर्षम की संरचना के अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं, हल्के गुलाबी कलर के होते हैं, उदर से बाहर की ओर वर्षण कोश में पाए जाते हैं, और वर्षण कोश का तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण में क्या होगा? सहायक होगा। इसके अलावा कि इसकी संरचना के अंदर लगभग 200 से 250 छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? कक्ष पाए जाते हैं। इन कक्ष को क्या कहा जाता है? वर्षण पालिकाएं कहा जाता है। इनमें नर जन्म कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं और अंतरालीय लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती है। इनमें नर जन्म कोशिका का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना, और शुक्राणु क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, ठीक है। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है इनको क्या प्रदान करना? पोषण प्रदान करना। जबकि अंतरालीय कोशिकाओं का कार्य होता है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना, और यह हार्मोन क्या करते हैं? नर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने में सहायक होते हैं। क्लियर? तो ये था वर्षण। इसके बाद में वर्षण से बाहर की ओर क्या पाई जाती है? आदि वर्षण पाया जाता है। अब देखो इनके बारे में अपने को विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को ये याद रखना है कि नर प्रजनन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने को जेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहां से आता है वो तैयार करना है। तो वर्षण के बाहर क्या होगा? आदि वर्षण होगा, ठीक है। आदि वर्षण से क्या निकलती है? शुक्रवाहिनियां निकलती है। क्या निकलेगी? शुक्रवाहिनियां। ये शुक्रवाहिनियां आदि वर्षण से निकलकर आगे की ओर किसमें जाती है? शुक्राशय में जाती है। कहां जाएगी आगे की ओर? शुक्राशय में। शुक्राशय में क्या होता है? शुक्राणु का परिपक्वन होता है। क्या होता है? शुक्राणु का परिपक्वन। और इसके पश्चात शुक्राशय जो आगे की ओर कौन सी ग्रंथि होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और उसके पश्चात बाह्य लैंगिक प्रजनन के रूप में क्या पाया जाता है? सीसन पाया जाता है। तो इस तरह से इन सारे अंगों के द्वारा किसका निर्माण होता है? नर प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। अब नर प्रजनन तंत्र के अंदर अब अपन देखते हैं कि इसमें शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, शुक्राणु क्या होता है। तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी? तो जब शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है तो शुक्रजनन की प्रक्रिया के समय शुक्रजनन की प्रक्रिया मानव में शुरू होती है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में शुरू होती है शुक्रजनन की प्रक्रिया? किशोरावस्था में। अपन पढ़ते हैं शुक्रजनन क्या होता है। शुक्रजनन कि वर्षण में शुक्राणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? शुक्रजनन कहते हैं, ठीक है। यानी शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो शुक्रजनन प्रक्रिया कब होती है? तो देखो शुक्रजनन प्रक्रिया की शुरुआत होती है किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था में होती है शुक्रजनन प्रक्रिया की शुरुआत? किशोरावस्था में होती है। तो जब किशोरावस्था में शुक्रजनन प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो इस समय कौन सा हार्मोन? तो इस समय किशोरावस्था के अंदर यानी शुक्रजनन प्रक्रिया में 4 प्रकार के हार्मोन कार्य करते हैं। तो कौन से हार्मोन है शुक्रजनन प्रक्रिया में काम आने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि शुक्रजनन में से शुक्रजनन प्रक्रिया में काम आने वाला हार्मोन है या नहीं है, तो देखो शुक्रजनन प्रक्रिया में काम आने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? शुक्रजनन प्रक्रिया काम आने वाले हार्मोन। तो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन है जो शुक्रजनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं जो शुक्रजनन प्रक्रिया में मेनली सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है FSH यानी
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और तीसरा है एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और चौथा है एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो शुक्र प्रक्रिया में कौन कौन से हार्मोन कार्य करते हैं? 4 प्रकार के, जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक कौन सा है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब अपने को ये देखना है कि ये हार्मोन कैसे कार्य करते हैं, किशोरावस्था में इन हार्मोन का सिक्रेशन कैसे होता है। तो देखो, जब पुरुषों में किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो किशोरावस्था के प्रारंभ में क्या होता है कि सर्वप्रथम अग्र पीयूष ग्रंथि पर कौन से हार्मोन की क्रिया प्रेरित होती है? जीएनआरएच हार्मोन की संश्लेषण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, तो जब किशोरावस्था कब से प्रारंभ होती है? लगभग 13 से 14 वर्ष की आयु में किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो उस समय सर्वप्रथम मानव के अंदर नर में अगर पीयूष ग्रंथि के ऊपर जीएनआरएच हार्मोन संश्लेषण की प्रक्रिया की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो जब जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के संश्लेषण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो उसके पश्चात ये जो जीएनआरएच या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन है, यह हार्मोन दो हार्मोन के संश्लेषण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। कौन से वो दो हार्मोन? एफएसएच और एलएच। तो सर्वप्रथम कौन सा हार्मोन हुआ? जीएनआरएच हार्मोन हुआ, और जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन संश्लेषण होने के पश्चात ये कौन से हार्मोन की क्रिया को प्रेरित करता है? एफएसएच और एलएच। एफएसएच हार्मोन क्या करता है? ये सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर, अभी आपको बताया था ना सर्टोली कोशिका जो पोषण देती है, कि सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर कार्य करते हुए शुक्राणु या शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है। तो कौन सी कोशिकाओं के ऊपर कार्य करेगा? सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर। और सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करते हुए कौन से किसके निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को। जबकि एलएच हार्मोन क्या करता है? एंड्रोजन हार्मोन संश्लेषण की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो इस तरह से ये चारों हार्मोन कार्य करते हुए शुक्र क्रिया को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्र प्रक्रिया में काम आने वाले हार्मोन है या नहीं है, मान लो 3 आपके ऑप्शन में दे दिया जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, और एक दे दिया एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, तो आप ऑप्शन अगर आपको नहीं है तो आपका आ जाएगा एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, या फिर 3 अलग लेके कोई एक इनमें से दे दे तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं। क्लियर? तो शुक्र प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से हार्मोन है? ये 4 प्रकार के हार्मोन है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि शुक्र प्रक्रिया कैसे होती है। तो शुक्र प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में।
यहां देखो विभाजन होगा समसूत्री यानी माइटोसिस, यहां विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यहां होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यहां होगा आपका विभेदन, और विभेदन से निर्माण हो जाएगा किसका? शुक्राणु का। इस प्रावस्था को कहेंगे अपन गुणन प्रावस्था, इसको अपन कहेंगे वृद्धि प्रावस्था, इसको अपन कहेंगे परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि शुक्र प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में। कौन कौन से वो 3 चरण? गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो देखो गुणन प्रावस्था में क्या होता है कि सर्वप्रथम क्या होता है कि जो प्राथमिक शुक्रजन, जो मात्र शुक्रजन जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? तो ये प्राथमिक मात्रक शुक्रजनन कोशिका, जो कैसी होती है? द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होती है। तो इस प्राथमिक मात्रक शुक्रजनन कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा कोशिका एक, कोशिका दो, दो से चार, चार से आठ यानी अनेक कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इन कोशिकाओं के निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रावस्था कहलाएगी? आपके गुणन प्रावस्था कहलाती है। कौन सी प्रावस्था कहलाएगी? गुणन प्रावस्था। इसके पश्चात इस गुणन प्रावस्था के बाद में क्या होता है कि ये तो होता है समसूत्री विभाजन, और ये प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका किसका निर्माण करती है? द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका का निर्माण करती है, जो भी कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ये द्वितीयक शुक्रजनन कोशिका, इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी? 46 थी। तो जो ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो मियोसिस होते ही यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 यानी आधे हो जाएंगे। तो वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या हुआ कि पहले कोशिका ने अपने आकार में वृद्धि की, तो कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, कौन सी प्रावस्था कहलाती है? वृद्धि प्रावस्था कहलाती है। और वृद्धि प्रावस्था के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के बाद में कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है उसकी प्रावस्था किसके समान होती है? समसूत्री विभाजन के समान होती है। तो इसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ, और उसके पश्चात क्या होता है? विभेदन की क्रिया होती है, और विभेदन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण। तो प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका के द्वारा शुक्राणु निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है, जो कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में संपन्न होता है। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है, इन तीनों ही प्रावस्थाओं के द्वारा अंत में किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु का निर्माण। और शुक्राणु क्या कहलाते हैं? नर युग्म कहलाते हैं। अब शुक्राणु की संरचना कैसी होती है? नर युग्मकों की कैसे ये कार्य करते हैं? तो अगला टॉपिक अपन देखते हैं शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना कैसी होती है? तो शुक्राणु की संरचना में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? शीर्ष भाग, ग्रीवा भाग, मध्य भाग, और चौथा है पूंछ भाग। क्लियर? तो शुक्राणु की संरचना के अंदर कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। कौन कौन से? शीर्ष भाग, ग्रीवा भाग,
मध्य भाग और पूंछ भाग। तो अब अपन देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है शुक्राणु की। तो देखो शुक्राणु की संरचना में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। सबसे पहला कौन सा भाग है अपना? शीर्ष भाग है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग का जो निर्माण होता है वो 2 भागों से मिलकर होता है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? अग्रपिंड, जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक। ठीक है, तो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग कितने भागों से मिलकर बना? 2 भागों से, अग्रपिंडक और केंद्रक से। इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण हो गया? शीर्ष भाग का। अब अपन इसमें देखते हैं कि अग्रपिंड या एक्रोसोम होता क्या है। तो अग्रपिंड या एक्रोसोम की शुक्राणु के शीर्ष भाग पर, या यूं कह सकते हैं कि शुक्राणु के शीर्ष भाग पर या शीर्ष भाग पर पाई जाने वाली ये टोपीनुमा जो संरचना है, इस टोपीनुमा संरचना को अपन क्या कहते हैं? अग्रपिंड या एक्रोसोम कहते हैं। तो किसे कहते हैं अग्रपिंड या एक्रोसोम? कि शुक्राणु के शीर्ष भाग पर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? अग्रपिंड या एक्रोसोम कहा जाता है। और इसके अंदर पाया जाता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्पर्म
लाइसिन। ठीक है, तो अगर पिंड या एक्रोसोम पार्ट के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है, और इस स्पर्म लाइसिन एंजाइम का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि जब निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया के दौरान जब अंडाणु और शुक्राणु का फ्यूजन यानी संलयन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्पर्म लाइसिन एंजाइम अंडाणु की कोशिका भित्ति को गलाता है, जिसके कारण अंडाणु के अंदर कौन प्रवेश करता है? शुक्राणु प्रवेश करता है। तो निषेचन की क्रिया में कौन सा एंजाइम सहायक हुआ? स्पर्म लाइसिन एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम क्या कार्य करता है? अंडाणु कोशिका भित्ति को गलाने में क्या होता है? सहायक होता है। क्लियर? तो शुक्राणु के शीर्ष भाग पर पाई जाने वाली टोपीनुमा संरचना को पुनः क्या कहा? अग्रपिंड या एक्रोसोम कहा। और इस अग्रपिंड या एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। और स्पर्म लाइसिन एंजाइम का कार्य होता है अंडाणु की कोशिका भित्ति को गलाने में क्या होता है? ये सहायक होता है। ठीक है, अर्थात निषेचन की क्रिया के दौरान